सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार। देखो, ये पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। दैट इज योर फर्स्ट यूनिट, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, फैक्टर अफेक्टिंग और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। ये फर्स्ट हो गया था। सेकंड, लर्निंग प्रोसेसेस जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे, अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन एंड कंसेप्ट फॉर्मेशन। मेमोरी फॉरगेटिंग, दो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन में ही। एंड 1.4 और 1.5 भी ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कंसेप्ट, थ्योरीज, टाइप्स, हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल। जो हॉराइजॉन्टल है वही आपको यहाँ पे लेटरल के तौर पे मेंशन किया गया है, हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल। लास्ट वन इज द मोटिवेशन, दैट इज द रोल ऑफ मोटिवेशन बोला गया, बट स्टार्टिंग आप कहाँ से करेंगे, दैट इज द इंट्रो ऑफ मोटिवेशन। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। एंड जो भी सजेशन है या मेथड्स हैं, जो टीचिंग मेथड्स हैं जिससे हम इंप्रूव कर सकते हैं मोटिवेशन। तो इतना पोर्शन टोटली हमने कंप्लीट कर लिया। यूनिट 1 इज कंप्लीटेड। जस्ट इसको कंप्लीट करने के बाद हमने ये कुछ पढ़ लिया था, दैट इज ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक का, ये हमने कंप्लीट किया है। क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलोव का ये कंप्लीट हो चुका है। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारे 2.3 ऑपरेंट कंडीशनिंग। एंड इसको नहीं करना है, इसको आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो इस पोर्शन को। कंपेयर दिस पर्सपेक्टिव, मतलब ये तीनों को कंपेयर करना है उनके मेरिट डिमेरिट्स के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो इसे आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं करें तो भी चलेगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग आज पढ़ेंगे। उसके साथ देख लो यूनिट 3 में क्या है। मैंने इसलिए आप लोगों को पूछा कि आपको अगर पियाजेस कंसेप्ट याद है तो मैं आपको वीडियो दे दूंगी एंड नोट्स दे दूंगी, क्योंकि मैंने पियाजेस का कंसेप्ट ऐसे ही बहुत बार पढ़ाया है। जब भी कंबाइंड क्लास किया है तो पियाजेस का कंसेप्ट मस्ट पढ़ाया है। पियाजेस कंसेप्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो था वो है। एंड आपको पता है ये जितने भी नोट्स हैं, जैसे कि 3.1 का है आपके बुक में जो भी दिया गया है, इनसाइड लर्निंग कोलार का, डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर का, डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ लर्निंग पियाजे, सोशल लर्निंग बंदूरा, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट और कंस्ट्रक्टिविज्म वाइगोट्स्की। मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। एंड पांचों को आपके बुक में दिया गया है 1 1 पेज करके, ठीक है। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग बोल के, मतलब लर्निंग को दिमाग के तौर पे समझना है कि दिमाग कैसे स्टोर करता है, हाउ द लर्निंग प्रोसेस स्टोर इन योर माइंड, और कॉग्निटिव प्रोसेस में कैसे जाता है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। तो इसके लिए इतने थ्योरीज मेंशन किए गए हैं, इस थ्योरीज को एक्सप्लेन करना है। आपको पहले मेरे नोट्स को पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा लेंदी है। एंड लेंदी करना भी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आपको आपके बुक में ओनली एक एक पेज या 1 से 1.5 पेज का दिया गया है, जो कि एनफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअल अगर क्वेश्चन आता है तो हमें करने को कुछ नहीं मिलेगा, लिखने को ही कुछ नहीं मिलेगा। अगर लेंदी लिखते हो उसको शॉर्ट कर सकते हो, लॉन्ग में आया तो भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट में आया तो भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर डायरेक्टली हम शॉर्ट लिखते हैं तो हम लॉन्ग क्वेश्चंस में अटेंड नहीं कर पाएंगे। सो दैट इंडिविजुअली इस क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, हर एक पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। एंड सीटेट ओटेट के बेसिस में ये जितने भी थ्योरीज चल रहे बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये पेपर जो पढ़ रहे हो 100 से 100% बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ लिया मतलब सीटेट का आधा, मतलब आधा जो लर्निंग टीचिंग का जो कंसेप्ट जो आते हैं उसका आधा कंप्लीट हो गया, यही सोच लो। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है आपका ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग, दैट इज द कार्ल रोगर्स। कार्ल रोगर्स का जो एक्सपेरिमेंट था उसको लिखना है। मतलब टोटल मान लो इसमें अभी 6 थ्योरीज हैं। 6 थ्योरीज को हम ट्राई करेंगे कि 3 डेज में कंप्लीट कर ले, 3 डेज में इसको कंप्लीट कर ले, ठीक है। इसके बाद इजी है कि टीचिंग प्रोसेसेस आएंगे तो उसको बाद में पढ़ेंगे ये। अच्छा, आपके पास रोल ऑफ टीचर क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं फर्स्ट सेमिस्टर से, यस और नो? रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ ए टीचर, 5th यूनिट फिजिकल सॉरी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन का, यस और नो? अगर वो ओके, अगर वो है तो ये इतना पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर वो रखे हुए अभी आपके पास तो इतना पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए क्लासरूम में, या फिर व्हाई टीचिंग इज सो मच इम्पॉर्टेंट इन द क्लासरूम सेशंस। just like for 6th class it is different, for 10th class it is different, for BA it is different. That means according to the age of a student or individual difference, your teaching methods also differed, ये भी डिफर होते जाता है, धीरे 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 ये डिफर होता है। तो इसीलिए ये चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा कि टीचर एज ए मॉडल, टीचर एक मॉडल जैसा अगर बिहेव करते हैं तो वो कौन है, टीचर को देख के जो सीखते हो इसलिए वो टीचर एज ए मॉडल है। टीचर एज ए फैसिलिटेटर भी है, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटीज देते हैं, बहुत ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटी गिवर है, अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो हो जाएगा। नेगोशिएटर है, को लर्नर है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसनर है एंड क्लासरूम रिसर्चर्स है। तो इतने पॉइंट्स आपको आपके नोट्स के साथ थोड़ा बहुत 1 2 पॉइंट को ऐड करना है, तब आपका 4.4 एंड 4.5 दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to ये 3 डेज में हो जाएगा, 3 डेज में हो जाएगा। मतलब कमिंग वीक तक हमारा ये कंप्लीट है। एंड 5th यूनिट में जाएंगे। 5th यूनिट पूरा ही आपका जैसे ऐसे लिखते हो ना, कोई भी रैंडम टॉपिक आता है ऐसे लिखते हो ना, उसी टाइप का कुछ थॉट है।
क्योंकि इसमें पूछा गया कि लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे होना चाहिए, कैसे एक एनवायरनमेंट को आप क्रिएट करोगे सो दैट स्टूडेंट्स एंगेज होंगे। तो इस पोर्शंस को हम क्रिएटिव वे से देख सकते हैं कि बच्चों का डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस, इमोशन सबके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो इस पॉइंट को हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब तक जो भी है हम थर्ड यूनिट में, सेकंड एंड थर्ड यूनिट में चलते हैं, जो कि स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके साथ पियाजेस का कंसेप्ट, ईप आप लोगों को याद है तो देखना, बिकॉज पियाजेस कंसेप्ट को हम लास्ट करेंगे, ठीक है। उसको सिर्फ मैं उसका वीडियो नहीं बनाऊंगी बिकॉज ऑलरेडी 3-4 वीडियोस उसमें अवेलेबल है मेरे चैनल पे, एंड मैं आपको वो भी दूंगी आज रात को। एक बार पढ़ के आना, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर उसको पढ़ के प्रिपेयर करो, बिकॉज राउरकेला के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, कुरुक्षेत्र के बच्चों के साथ मैंने उनको पढ़ाया हुआ था, झारसुगड़ा में भी ये थोड़ा बहुत मैंने करवाया था, बट सारे बच्चे तो अवेलेबल नहीं रहते, इसलिए बोल रही हूँ इसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब मैंने ओवरऑल ऑनलाइन भी पढ़ाया था तब भी आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाया हुआ था। तो इसको देखो, नहीं समझ आता फिर से मैं रिवाइज तो जरूर करवाऊंगी, बट उसे छोड़ के जो न्यू टॉपिक्स हैं आज उसे पढ़ाऊंगे। अब बोलो कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे जो इजी होगा, इजी से पहले स्टार्ट करेंगे, दैट इज द सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वाइगोट्स्की का, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वाइगोट्स्की का कंसेप्ट ले सकते हैं, या फिर हम लोग पढ़ लेंगे ब्रूनर का, जो इजी है, जो सोशल लर्निंग बेस्ड है, जो डिस्कवरी लर्निंग के बेस्ड है, उसको कर लेंगे। तो 2 टॉपिक आज कंप्लीट करना है जैसे भी, चलो भी बनाना है, ठीक है। तो स्किनर एक्सपेरिमेंट रैट के ऊपर हुआ था, मतलब स्किनर ने, बीएफ स्किनर उनका नाम है, बीएफ स्किनर, एंड उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रैट के ऊपर, ठीक है। रैट के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एंड यहाँ पे रीइंफोर्समेंट, स्टिमुलस, रेस्पॉन्स, ये सब कुछ है। बट ये जो प्रोसेस है, ये स्टिमुलस रेस्पॉन्स से ज़्यादा क्या आता है, रेस्पॉन्स स्टिमुली, मतलब रेस्पॉन्स बेस्ड है। ये 8 टाइप है, 8 टाइप थ्योरी है। वो 2 जो आपने पढ़ा हुआ था, दैट इज द फर्स्ट 2 थ्योरीज जो कि मेंशन किया आपका ट्रायल एंड एरर, एंड आपका और एक था क्लासिकल कंडीशनिंग। ये दोनों ही थ्योरी स्टिमुली रेस्पॉन्स था, मतलब एज पर द स्टिमुली रेस्पॉन्स विल बी गिवन, तो रेस्पॉन्स वैसे ही देना पड़ता है। बट यहाँ पे मेंशन होगा कि रेस्पॉन्स टाइप है, ये स्टिमुली टाइप नहीं है, ये रेस्पॉन्स टाइप है, इतना पहले याद रखो। ये डायग्राम में आपको कुछ बॉक्स दिख रहा है। अच्छा बताओ, हु डिस्कवर द फर्स्ट बॉक्स एक्सपेरिमेंट? Who discovered the first box experiment? Thorndike. Good, very good. Thorndike, very good. तो ये इसके बाद अगर किसी ने पूछा ऑप्शंस में, अगर थॉर्नडाइक नहीं है देन बीएफ स्किनर, ऑप्शन में अगर थॉर्नडाइक नहीं है देन आंसर इज बीएफ स्किनर, ऑप्शन में बीएफ स्किनर रहेगा तो बीएफ स्किनर होगा। तो ये आपका स्किनर का एक्सपेरिमेंट बॉक्स है, this is your Skinner's experiment box, and Skinner made the experiment using the Skinner box specially just like थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट है, उनका जो बॉक्स उन्होंने एपरेटस बनाया उसको थॉर्नडाइक का बॉक्स एक्सपेरिमेंट बोल लो, स्किनर ने जो बनाया स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट बोल लो। एंड इसमें क्या रहेगा ना, इसमें एक रैट रहेगा, ठीक है। लीवर आपको बताया था, जो कि हम डोर को क्लोज करने के लिए जैसे रहता है ना, एक हुड़की बोल सकते हो, जो भी आपकी लैंग्वेज में जो भी हो, हम बोल सकते हैं कि उसको बंद करने के लिए जो लॉक जैसा रहता है उसको यहाँ पे लीवर बोलते हैं। एंड ए फूड पैलेट डिस्पेंसर, डिस्पेंसर यहाँ पे कोई भी एक बाउल या बॉक्स या कैन कुछ भी ले लो जिसमें खाना या फूड पार्टिकल्स आप देते हो, ठीक है। सेम चीज है, थॉर्नडाइक में भी सेम एक्सपेरिमेंट हुआ था। थॉर्नडाइक में क्या हुआ ना, थॉर्नडाइक में एक बॉक्स था इन विच हमने पुट किया किसको ना, कैट को, हंग्री कैट को, जो भूखी थी बहुत दिनों से, एंड आफ्टर दैट वी पुट सम पीसेस ऑन द प्लेट आउटसाइड द बॉक्स, ऐसा हमने कुछ दिया, ठीक है। तो स्टिमुली इज फिश, ठीक है, वहाँ पे क्या था, स्टिमुली फिश था, एंड भूख लगा है ये को, कैट को, सो दैट उसके स्टिमुली के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, निकलना है, अपने बॉक्स से निकलना है एंड उसको खाना खाना है, तो यही चीज़ था, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे है, बट री का एक वर्ड यहाँ पे आता है, री का एक वर्ड यहाँ पे आएगा जो कि स्पेशली स्किनर एक्सपेरिमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ है। किसी ने अगर पूछ लिया which one is reinforcement theory, तो that is the Skinner experiment theory को हमने reinforcement theory बोला, this was the Skinner experiment theory, okay। चलो ये डायग्राम बाद में देखेंगे आगे, तो इंट्रो देख लेते हैं पहले। देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंट्रो ये है, ठीक है, इंट्रो ये है। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू व्हिच ऑर्गेनिज्म लर्न टू रिपीट बिहेवियर, organism learn to repeat behavior that yield positive outcomes or permit them to avoid or escape from the negative outcomes। तो अच्छे से समझो क्या है, धीरे धीरे समझेंगे, पूरा हड़बड़ी नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक लर्निंग प्रोसेस है। क्या है ना, ये एक लर्निंग प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स, लर्निंग टीचिंग में है, वो भी लर्निंग के पार्ट में है, तो लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स है, दीज आर लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स, दीज आर लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स, ओके। तो ये लर्निंग एक्सपेरिमेंट में हम क्या ऑर्गेनिजम्स को सिखाना चाहते हैं कि एक नेगेटिव रिजल्ट्स और पॉजिटिव रिजल्ट्स किसको आप अवॉइड करोगे,
किसको आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। सो थ्रू व्हिच ऑर्गेनिजम्स लर्न टू रिपीट बिहेवियर दैट yield पॉजिटिव आउटकम्स और परमिट them to avoid or escape from the negative outcomes. आउटकम्स मतलब रिजल्ट, तो उसको परमिट करना है या फिर अवॉइड करना है, एस्केप करना है, बचना है कौन से चीज़ों से, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसी को सिखाना है। यही होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेशंस, कुछ फंक्शन, ऑपरेशन को अगर नॉर्मल वर्ड में लेते हो तो कोई फंक्शन और एक्टिविटीज होता है, उस एक्टिविटीज को, उस एक्शन को परफॉर्म करना है तो उससे पहले हमें सोचना भी पड़ेगा कि ये एक्शन अगर मैं परफॉर्म करता हूँ द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। एज पर दैट रिजल्ट्स आई कैन परफॉर्म इट, मैं उसी को परफॉर्म करूंगा। अगर रिजल्ट इज गुड देन माई परफॉर्मेंस, मैं उसको बहुत अच्छे से करूंगा, माई परफॉर्मेंस आई विल ट्राई टू परफॉर्म वेरी गुड वे। अगर नहीं हुआ सो आई अवॉइड इट, आई विल अवॉइड इट, तो मैं उसको अवॉइड करूंगा। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। बी एफ स्किनर फॉर्मुलेट्स इन 1930। इसको बी एफ स्किनर ने कब फॉर्मुलेट किया? 1930 में, 1930 में। इट इज बेस्ड ऑपरेशन, सो इट इज कॉल्ड, देखो इट इज बेस्ड ऑपरेशन मतलब इट इज बेस्ड ऑन ऑपरेशन होता है यहाँ पे, बेस्ड ऑन ऑपरेशन। ये ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है, अभी फंक्शंस पे डिपेंड करता है, ये आउटकम्स के ऊपर डिपेंड करता है, सो दैट इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग बोला गया। कंडीशनिंग क्या होता है? एक कंडीशन बेस्ड है, तुम ये करोगे तुम्हें ये मिलेगा, तो दैट इज अ कंडीशन बेस्ड। तुम अगर हेयर्स पे शैम्पू के बाद कंडीशनर यूज करते हो तो दैट मीन्स योर हेयर्स बिकम ब्यूटीफुल और स्मूथ, ऐसा फील करोगे। सो दैट एक कंडीशन फिक्स्ड किया गया, तुम वहां पे मत जाओ, वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है, तो दैट वाज द कंडीशन, वो उसके लिए कंडीशन था। वैसे ही हर एक चीज को अगर कंडीशन बेस्ड करते हो, कोई फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करके, तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलेंगे। अभी देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या हो गया ना, डिस्टिंक्शन बिटवीन, हम नॉर्मली क्या कहते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ बिहेवियर। एनिमल्स में दो टाइप के बिहेवियर होते हैं, ये अच्छे से याद रखो। देयर आर टू टाइप ऑफ बिहेवियर, एक होता है रेस्पॉन्डेड बिहेवियर, एक होता है ऑपरेंट बिहेवियर। एक होता है रेस्पॉन्डेड बिहेवियर, एक होता है ऑपरेंट बिहेवियर। बोलो अभी दोनों में क्या डिफरेंस है? रेस्पॉन्डेड दैट इज अ रेस्पॉन्स बेस्ड, ऑपरेंट जो हमने फिक्स किया है, जिस ऑपरेशन के बेसिस पे हमने उसको एक्टिविटीज करने के लिए बाउंड किया है, ठीक है। मैं आपको बोलूँ फ्रीली तुम एक स्टिमुली के बेसिस पे रेस्पॉन्स दे दो, दैट इज द रेस्पॉन्डेड बिहेवियर। अगर मैं बोलूँ मैं इस स्टिमुली को फिक्स कर रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे आउटकम्स को सोच के अभी तुम रिस्पॉन्स दो, तो दैट इज द ऑपरेंट बिहेवियर। ये ऑपरेंट बिहेवियर मतलब किसी चीज को पहले से ही हमने फिक्स कर दिया कि तुम्हारा रिजल्ट यही होना चाहिए, तो तुमको चेंज करना पड़ेगा जो भी तुम्हारा रिस्पॉन्स हो, तुमको चेंज करना पड़ेगा तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसा होगा। पहले जो था वही रहेगा, मैंने फिक्स किया हुआ है, रिजल्ट्स भी फिक्स्ड है, तुमको बदलाव करने हैं, तो दैट इज आपके रिस्पॉन्सेस चेंज हो रहे हैं, ऑपरेंट हो गया वो। अगर फ्री दे पा रहे हो तो रेस्पॉन्डेड बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश करते हो या डिस्टिंक्शन करते हो दो बिहेवियर के अंदर, एक होता है रेस्पॉन्डेड बिहेवियर, दूसरा होता है ऑपरेंट बिहेवियर। अभी अदर नेम्स क्या है इस थ्योरी के? अदर नेम्स में दो आते हैं, एक है अदर नेम्स ऑफ थ्योरी, ऐसा लिख देना, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी कौन सा थ्योरी है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। और हम बोल सकते हैं रिवार्ड लर्निंग थ्योरी, रिवार्ड लर्निंग थ्योरी, रिवार्ड लर्निंग थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी और रिवार्ड लर्निंग थ्योरी। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्योरी, रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्योरी इसके ऊपर भी बेस्ड है। अभी देखो नेक्स्ट, रेस्पॉन्सेस रिवार्ड बेस्ड में अगर लर्निंग करते हो तो दो टाइप के रेस्पॉन्सेस आ सकते हैं। अभी देखो मैंने आपको बोला था रेस्पॉन्डेंट क्या है, देखो ये रेस्पॉन्डेंट्स है, इसको एलिसिटेट भी बोलते हैं। एलिसिटेट स्टिमुलस रेस्पॉन्स बेस्ड मतलब नॉर्मल जो होता है, मैंने आपको कोई नॉर्मल सिचुएशन दिया, उसके बेसिस पे आप जो बिहेव करोगे, मैंने आपको कंडीशन नहीं किया, जो नेचुरल आपके अंदर आता है किसी चीज़ को देखने के बाद, व्हेन यू सी अ ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक यू जस्ट सॉ ए सीनरी, कुछ भी आपने देखा एंड आपने अमेज फील किया, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, आपने ऐसा थॉट किया, तो ये आपका नेचुरल प्रोसेस है। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन कर दूं तो वो आपका क्या हो जाएगा? कंडीशन बेस्ड या ऑपरेंट हो जाएगा। तो जो भी रेस्पॉन्डेड बिहेवियर होता है वो स्टिमुलस रेस्पॉन्स बेस्ड होता है, जो रेस्पॉन्डेड बिहेवियर होता है वो स्टिमुलस रेस्पॉन्स बेस्ड होता है। और जो आपके इमिटेड और ऑपरेंट रेस्पॉन्स होता है, ये किससे कनेक्टेड होता है ना, रेस्पॉन्स विच नीड बाय स्टिमुलस मतलब जो एक स्टिमुलस के लिए होना चाहिए, वैसा रेस्पॉन्स को मैं आप में फिक्स कर रही हूँ, या फिर इससे बोल सकती हूँ कि आपके रेस्पॉन्सेस को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, फिक्स कर रहे हैं, करेक्टेड कर रहे हैं। और हम जो चीज़ें नहीं चाहते वो आपके दिमाग से अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, या फिर आपको जो चीज़ें करना चाहिए एक स्टिमुली के लिए, तो उसको एमिट करने के लिए बोलेंगे, निकालने को बोलेंगे।
So it is driven by reinforcement, but it is not driven by reinforcement. It is a natural process. It is a driven, or it is driven by reinforcement. ये reward based है. This is not reward based, stimulus response के based है. Okay, next. अभी देखो एक्सपेरिमेंट लिखना है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिखना है, जो डायग्राम ऊपर दिया है उसी के बेसिस पे. उसके बाद देखो ये प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ आपके लिए. ठीक है, प्रिंसिपल्स हैं. देन टाइप ऑफ ओसी मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग. ये 4 टाइप का होता है. मैं आपको समझा रही हूँ, एक के बाद एक समझा रही हूँ. ये थोड़ा सा शॉर्टकट वे में पढ़ाने का ये था, तो इसको वैसे समझाया गया, क्योंकि आपके बुक में बहुत ज़्यादा भी नहीं दिया गया है. हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 पेज का है. एंड आपको अगर लिखना भी पड़ेगा तो 5 पेजेस एनफ. 5 पेज में एनफ है. 5 पेजेस में हो जाएगा, 5 to 6 पेजेस में विद डायग्राम. ठीक है. टाइप ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, पनिशमेंट, एक्सटिंक्शन. मैम ये कैसे लिखेंगे? इसका एक डायग्राम है. इसका एक डायग्राम है. एक पेज ब्लैंक गया है. ये आपका थ्योरी है पूरा, जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट बोला गया. ये आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो मैंने अभी बोला कि कितने टाइप्स में डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड हो गए. एंड ये आपके रीइंफोर्समेंट बेस्ड एंड पनिशमेंट बेस्ड हो गया. पॉजिटिव, नेगेटिव, ये हो गया आपके 4 टाइप्स. रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, इसके बेसिस पे आपका जो ऑपरेंट कंडीशनिंग था, ये उसके 4 टाइप्स है. मैं पहले आपको बता देती हूँ. फिर डिफरेंस बिटवीन ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग है. उससे पहले आपको एजुकेशनल इंप्लीकेशंस लिखना है. दैट्स इट. इतना करने से हो गया. अभी आ जाओ नेक्स्ट. आई होप इतना तो समझ पाए होंगे कि 2 टाइप के बिहेवियर है. एंड एक रिवार्ड बेस्ड है, रीइंफोर्समेंट बेस्ड है, और एक आपके रेस्पोंडेंट बेस्ड है. दैट मीन्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स बेस्ड हो गया. और एक हो गया आपका जो रीइंफोर्समेंट के बेस्ड चलेगा, या फिर जो स्टिमुलस के लिए होना चाहिए वैसे ही रेस्पॉन्स को आप में डाला जा रहा है, या फिर आपको बोला जा रहा है करने के लिए. एक्सपेरिमेंट लिखते हैं अभी. अभी बोलोगे मैम क्या है एक्सपेरिमेंट? अभी देखो फटाफट लिखा ना. स्किनर मेड द एक्सपेरिमेंट. स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया ना. स्किनर मेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग स्किनर बॉक्स. तो इसको स्किनर बॉक्स को हम बोल सकते हैं स्पेशल एपरेटस, स्किनर बॉक्स. एंड इसमें क्या है ना, कंटेनर रैट, चूहा है इसमें एक. कंटेनर रैट, लीवर है एक. देखो ये लीवर है जिसको हम अप डाउन कर सकते हैं. जैसे घर का होता है ना लॉक, तो अगर ओपन कर दिए तो घर का डोर ओपन हो जाएगा एंड मैं आउट हो जाऊंगी, अदरवाइज मैं इन हो जाऊंगी. ऐसा ही है. तो लीवर भी सेम काम करता है. लीवर को अगर अप डाउन करते हो तो घर का जो डोर होगा या फिर बॉक्स का जो डोर होगा या फिर गेट होगा वो ओपन क्लोज होता है. एंड ये फूड पैलेट डिस्पेंसर. यहाँ पे देखो फूड पैलेट डिस्पेंसर है जिसमें फूड पार्टिकल्स जाएंगे. अभी देखो यहाँ पे एक स्लोपी एरिया है. ठीक है. जैसे फूड पार्टिकल्स यहाँ पे है, लीवर ओपन हो रहा है, तो लीवर ओपन हुआ मतलब सोच लो ये गेट ऊपर चला गया एंड ओपन हो गया. एंड फूड पार्टिकल्स धीरे 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 यहाँ पे आ जाएगा. तो जैसे ही आ जाएगा चूहे को क्या मिलेगा? खाना. तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर लीवर अप होता है तो चूहे ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके बेसिस पे रीइंफोर्समेंट क्या हो रहा है ना, रीइंफोर्समेंट हो रहा है, उसको खाना मिलेगा. ठीक है, उसको खाना मिलेगा. अगर नेगेटिव भी होना चाहिए ना, क्योंकि थॉर्नडाइक ने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं बताया था. थॉर्नडाइक ने ओनली पॉजिटिव बताया. एंड नेगेटिव में जो पनिशमेंट को नहीं दिखाया. पनिशमेंट को ऐसे बोला कि अगर चूहा बोलो बिल्ली नहीं कर पाया तो उसको भूखे रहना पड़ेगा. एंड ओपन नहीं कर पा रहा तो वो स्क्रैचेस करेगा, बहुत ट्राई करेगा ओपन करने के लिए, इतना. बट यहाँ पे नेगेटिव कुछ भी चीजें हैं. क्या है ना, नीचे आप लाइंस देख रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ग्रिड्स हैं. इलेक्ट्रिक ग्रिड्स हैं. सपोज अगर मैं नेगेटिव रिजल्ट्स आता है मेरा एग्जाम में, तो मेरे घर वाले मुझे डांटेंगे. सेम थिंग यहाँ पे चूहे ने अगर क्या किया, लीवर को नीचे डाउन कर दिया एंड उसका गेट ओपन नहीं हो पाया. पहला पॉइंट तो उसको खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा, उसके ऊपर उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेंगे. इलेक्ट्रिक शॉक लगेंगे. एंड दीज आर द सिग्नल लाइट्स. एक रेड एंड येलो ग्रीन कुछ भी हो सकता है. डेंजर के नाते आप बोल सकते हो कि रेड बच जाएगा, ग्रीन हो गया तो ओपन, लीवर अप हो गया एंड ओपन हो गया. तो ऐसे चीज है. ये एक्सपेरिमेंट है. देखो इलेक्ट्रिक गिड रखा गया, ये फूड कप है. एंड टू शॉक जनरेटर, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक वायर्स हैं जो कनेक्टेड है आपके सॉकेट के साथ, जहाँ पे आपके स्विच बोर्ड्स हैं. एंड स्विच कनेक्टेड है मतलब सोचो अगर इसने अप किया एंड गेट ओपन हो गया, दैट मीन्स खाना आएगा, इसको खाना मिलेगा, रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव है. अगर इसने डाउन किया एंड ये ओपन नहीं कर पाया लीवर को, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक ग्रिड जो है इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होगा एंड इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा. खाना तो नहीं मिला, उसके ऊपर पनिशमेंट मिल गया. यही चीज को मेंशन किया है बीएफ स्किनर ने. अभी पॉइंट्स लिखेंगे, ये लो पॉइंट्स ना. स्किनर गिव्स इंपॉर्टेंस टू ऑपरेंट बिहेवियर. स्किनर ने इसमें किसको ज्यादा वैल्यू दिया? ऑपरेंट बिहेवियर ने, बिहेवियर को. सो ऑपरेंट बिहेवियर कंसर्न है किसके साथ ना, रेस्पॉन्स के साथ. ऑपरेंट बिहेवियर इज कंसर्न विद रेस्पॉन्स, इज मोर कंसर्न विद रेस्पॉन्स देन विद द स्टिमुली. तो बताओ ये किस टाइप का कंडीशनिंग हो गया? बताओ. वो दोनों स्टिमुली बेस्ड था, वो जो प्रीवियस दो थ्योरी था स्टिमुली बेस्ड था. तो ये कौन सा बेस्ड थ्योरी है?
रेस्पॉन्स बेस्ड, ये रेस्पॉन्स बेस्ड थ्योरी है। फर्स्ट टू थ्योरीज जो आपको गिवन हुआ था या पढ़ाई थी, दैट इज द थॉर्नडाइक का एंड अनदर वन इज पैवलॉव का, दोनों ही स्टिमुलस बेस्ड था। बट दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग जो थ्योरी है ये आर टाइप कंडीशनिंग है, बिकॉज रेस्पॉन्स के ऊपर ज़्यादा हम कंसर्न्ड है, स्टिमुली के ऊपर कंसर्न नहीं है, रेस्पॉन्स के ऊपर ज़्यादा हम कंसर्न्ड है। ठीक है, रिस्पॉन्स के ऊपर ज़्यादा हम कंसर्न्ड है। सो ही कॉल्स इट आर टाइप कंडीशनिंग, आर टाइप कंडीशनिंग। क्या हम इतना क्लियर हैं? ओके अगर समझ नहीं आए तो आज का पढ़ाई आज ही हमें क्लियर करना चाहिए। सो अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ बोलना, ठीक है? कोई किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट होता है फिर बोलना, मैं बार बार रिपीट भी कर रही हूँ, फिर भी आप बोलोगे। चलो, ही चेंज द यूजुअल एस आर फॉर्मूला। तो देखो, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्स होता है, यही तो नॉर्मल थ्योरी है। जैसे आपने हॉट आयरन को टच कर लिया तो आपका फिंगर क्या रिस्पॉन्स देगा ना, आप जल्दी से अपने फिंगर्स को वहां से हॉट आयरन से जो टच हो रहा था उसको हटा लोगे, या हैंड्स को आप मूव कर लोगे, सो दैट ये आपका स्टिमुलस रेस्पॉन्स है। यही तो फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे ऑपोजिट है, ऑलवेज याद रखना, यहाँ पे ऑपोजिट है। ये फॉर्मूला चेंज हो गया, आर टाइप है तो रेस्पॉन्स बेस्ड है। रेस्पॉन्स से ये स्टिमुली के तरफ जाता है, स्टिमुली के तरफ जाएगा, मतलब उसके तरफ हम जाएंगे या फिर उसके लिए जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन ए डिजायर्ड रेस्पॉन्स, देखो आप में मैं बदलाव लाना चाहती हूँ, डिजायरेबल चेंजेस लाना चाहती हूँ, आपके माइंड को मैं चेंज करना चाहती हूँ, कि आपका जो बिहेवियर है आपको मैं चेंज करवाना चाहती हूँ। तो इसके लिए पर्टिकुलरली जो रेस्पॉन्स चाहिए, तो दैट रेस्पॉन्स इज डिजायर्ड रेस्पॉन्स। मुझे जो चाहिए आप में बदलाव उससे लाना चाहती हूँ, तो दैट इज डिजायर्ड रेस्पॉन्स बिहेवियर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रीइंफोर्स, और रीइंफोर्सिंग स्टिमुली इज प्रेजेंट, रीइंफोर्सिंग स्टिमुली इज प्रेजेंट मतलब पर्टिकुलर ये हुआ कि मेरे पास जो डिजायर्ड रेस्पॉन्स है वो किसके लिए होना चाहिए ना, स्टिमुली। मैं बोलती हूँ कि इस स्टिमुली के लिए तुम्हें ऐसा बिहेव करना चाहिए, तो मैं बिहेवियर पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, बिहेवियर पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, आपके बिहेवियर को मैं चेंज कर रही हूँ, तो दैट इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग। मैंने ऑपरेट किया आपको कि तुम्हें ऐसा बदलाव लाना चाहिए, डिजायरेबल थिंग्स चाहिए, तो डिजायरेबल जो रेस्पॉन्स तुमने दिया किसके लिए दिया ना, जो स्टिमुली है, रीइंफोर्सिंग स्टिमुली है, कि मुझे वो चीज पाना है इसलिए मैं ये रेस्पॉन्स दूंगा। तो ये हो गया आपका ऑपरेंट कंडीशन, इसीलिए ये आर एस टाइप है, आर एस टाइप है। ओके, अब देखो नेक्स्ट, द डिजायरेबल रेस्पॉन्स इज कंडीशन बाय कॉन्स्टेंटली रीइंफोर्सिंग इट, कॉन्स्टेंटली री इट। जो डिजायरेबल रेस्पॉन्स होते हैं बार बार आपके अंदर मैं फिक्स कैसे करूँ डिजायरेबल रेस्पॉन्सेस को, तो मुझे ना हर एक बार आप अच्छे काम करने के बाद मुझे कुछ री देना पड़ेगा, कुछ रिवार्डिंग देना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव वो डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर, बट मुझे री देना पड़ेगा। इसी से ही आपके अंदर कोई कंडीशन फिक्स्ड होंगी, कोई रिस्पॉन्स फिक्स्ड होंगे। द reinforcement must come after the response has been made and not before it। देखो reinforcement कब आएगा ना, जब आपका जो पर्टिकुलर बिहेवियर है वो नहीं आ जाता आपके अंदर, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू मैंने रिस्पॉन्स डाला वो जब तक नहीं आ जाता तब तक आपके रीइंफोर्समेंट नहीं होगा। तो पहले आपका रिस्पॉन्स फिक्स्ड होगा, देन रीइंफोर्समेंट स्टिमुली आएगा। तो यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट है वही आपका स्टिमुली है, वही आपका स्टिमुली है। तो मैंने स्टिमुली को बाद में रखा, रीइंफोर्समेंट को बाद में रखा, पहले आपके रिस्पॉन्स को चेंज किया। तो रिस्पॉन्स को अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग उस स्टिमुली के बेस पे कुछ चेंजेस लेके आती हूँ, आपको फोर्सिवली बोलती हूँ कि इसको करो अदरवाइज वो रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, इफ रेस्पॉन्स इज नॉट ए रीइंफोर्स, अगर मेरा रेस्पॉन्स मतलब आपने रेस्पॉन्स दिया मेरे डिजायर के अकॉर्डिंग एंड वो रीइंफोर्स नहीं किया गया, सो इट रिजल्ट्स इन द एक्सटिंक्शन ऑफ द ऑपरेंट। मतलब सोचो, जो चीज मैंने इतना मुश्किल से आपके अंदर डाला था, ऑपरेट किया कि तुमको ये फंक्शन करना है, ऑपरेंट कंडीशनिंग करना है, अभी उसके अकॉर्डिंग अगर रीइंफोर्समेंट नहीं हुआ, फिक्स नहीं हुआ वो रेस्पॉन्स, तो क्या हो जाएगा, चीजें हम भूल जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा। Operant conditioning applies to voluntary responses which an organism perform deliberately in order to produce a desirable outcome। देखो, ये ऐसा चीज है, वॉलंटरीली होता है, वॉलंटरी रेस्पॉन्सेस है। ऑर्गेनिज्म इतना डेलिबरेटली ट्राई करता है कि मैक्सिमम ट्राई हो देगा, ये रेस्पॉन्स आना ही चाहिए तभी मुझे रीइंफोर्समेंट मिलेगा, मुझे रिवार्ड्स मिलेंगे, मुझे पनिशमेंट नहीं चाहिए, मुझे रिवार्ड्स चाहिए, रिवार्ड्स चाहिए। तो ऐसा जो चीज है ये करना है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में। नेक्स्ट, द रेस्पॉन्स एमिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म इज इंस्ट्रूमेंटल। ये टोटल जो प्रोसेस है ना ये इंस्ट्रूमेंटल है। देखो नीचे ना पनिशमेंट भी दिया गया है, रीइंफोर्समेंट नेगेटिव भी है, इलेक्ट्रिक शॉक, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, फूड।
तो दोनों टाइप के हैं। अगर तुम अच्छा किए, रिस्पॉन्स तुम्हारा अच्छा है, फूड मिलेगा। अगर बुरा है, इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। ये दो कंडीशन रहेगा, ठीक है, ये दो कंडीशन रहेगा। द रिस्पॉन्स एमिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म इज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट इट्स री। तो री यहाँ पे ना एक साथ होगा री, ठीक है, एंड ये री हो गया। अभी बोलो यहाँ पे क्या है मैम, यहाँ पे क्या आएगा ना। ऑपरेंट कंडीशनिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक है रीइंफोर्समेंट, एक है पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट भी टू टाइप्स का है, पनिशमेंट भी टू टाइप्स का है। रीइंफोर्समेंट में टू टाइप्स का है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब स्टिमुलस प्रेजेंट है पॉजिटिव, जब स्टिमुलस रिमूव्ड हो गया या चल हट गया, चला गया, तो वो नेगेटिव। सो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा ना, पॉजिटिव में रीइंफोर्समेंट अगर देते हो तो बिहेवियर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जो डिजायरेबल बिहेवियर है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होगा ना, नेगेटिव टाइप ऑफ जो बिहेवियर था वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पनिशमेंट में क्या है ना, पनिशमेंट भी टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब स्टिमुलस प्रेजेंट, स्टिमुलस एब्सेंट। तो अभी स्टिमुलस जिसमें प्रेजेंट है, बिहेवियर उसमें भी नेगेटिव है। देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक शॉक देती हूँ तो ये आपके बिहेवियर को और भी ज़्यादा हार्ड कर दे रहा है ना, कि मैं कैसे करूँ, मैं अगर थोड़ा भी गलत करूँगा मुझे पनिशमेंट मिलेगा, तो ये आपके बिहेवियर को डिक्रीज किया। नेगेटिव में क्या है ना, पनिशमेंट अगर और नेगेटिव हो गया, जहाँ पे स्टिमुलस बिल्कुल भी नहीं है, तब भी हमें करने को इच्छा नहीं रहेगा। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये तो हमें कुछ देगा ही नहीं, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, दैट मीन्स ये हमें नहीं करना है। तो बिहेवियर इंक्रीज होता है रीइंफोर्समेंट में, डिक्रीज होता है पनिशमेंट में। बिहेवियर इंक्रीज होता है रीइंफोर्समेंट में, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, पनिशमेंट में डिक्रीज होता है। हो गया। अभी हमें पढ़ना क्या है, टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे टाइप्स मेंशन है, देन उसके बाद टाइप्स पढ़ने के बाद एजुकेशनल इंप्लीकेशन, लिमिटेशन, देन आपका जो डिफरेंस है। तो टाइप्स क्या है यहाँ पे देखो, फटाफट देखना, ये टाइप्स है। ठीक है, टाइप्स है पॉजिटिव नेगेटिव पनिशमेंट एक्सटिंक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव पनिशमेंट एक्सटिंक्शन। अभी चलते हैं हम, देखो यही चीज़ है जो आपके डायग्राम्स में मैंने समझाया। देखो रीइंफोर्समेंट क्या है, अगर मैं आप में कोई चेंजेस लेके आती हूँ, डिजायरेबल चेंजेस, तो आपके लिए ही अच्छा है ना, आपके लिए अच्छा है। आपको और ज़्यादा क्या मिलेगा, बेनिफिशियल पॉइंट्स मिलेंगे, कमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा रिवार्ड्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आप गेनिंग करोगे। तो दैट इज़ अ पॉजिटिव, ये आपके पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव में क्या है ना, जो चीज़ें बुरा है, मतलब अनप्लीजेंट है, जिसका रिजल्ट बहुत बुरा हो सकता है, उसको तुम अवॉइड कर दो, तो दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट क्या होता है ना, ये होता है पनिशमेंट में, अगर बहुत बच्चे क्या होते हैं, पनिश कर रहे हो और करूँगा, सो बिहेवियर मतलब क्या हो गया, नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है। अगर पॉजिटिवली देखो तो अच्छे बिहेवियर डिक्रीज हो जा रहे हैं। वहाँ पे बच्चों को क्या हो जा रहा है, पनिश ही तो करना है, पनिशमेंट ही तो मिलेगा और कुछ तो अच्छा नहीं मिल रहा है, तो नेगेटिव अनप्लेजेंट बिहेवियर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, पनिशमेंट और देता हूँ, डिजायरेबली मतलब मैं चाहता हूँ कि तुमसे ये चीज़ को रिमूव करना है, डॉल से तुम नहीं खेल सकते, तुम इससे नहीं खेल सकते, तुमको यहाँ जाना नहीं है, वहाँ जाना नहीं है, तो नेगेटिवली मैं हमेशा उसको डाल रही हूँ, डांट रही हूँ, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स में डाल रही हूँ। तो ये भी आपको क्या करता है ना, जो चीज़ें अच्छे होते हैं वो चीज़ें ही हट जाते हैं, एंड जो चीज़ें नेगेटिव है वही चीज़ें बढ़ रही हैं। सो आप याद रखोगे, रीइंफोर्समेंट में सारा पॉजिटिव होता है, आपका बिहेवियर हमेशा पॉजिटिव रहता है, एंड पनिशमेंट में ऑलवेज नेगेटिव आता है। ठीक है, पनिशमेंट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो दोनों ही बुरा है। अभी देखो इसका जो टाइप्स आपने पढ़ा था, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, एक्सटिंक्शन। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव बिहेवियर फॉलोड बाय पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस। अगर अच्छा बिहेवियर दोगे उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। तो ये एग्जाम्पल आपका दिया गया है, क्या, मैनेजर प्रेजेस अ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय अच्छा काम किया तो मैनेजर क्या करेगा, प्रेज करेगा, उसको रिवार्ड्स देगा, उसको और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे प्राइजेस देंगे, प्रेजेस देंगे, यही हो गया। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव बिहेवियर फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब देखो आप पॉजिटिव बिहेवियर तो कर रहे हो, बट इसका जो नेगेटिव रिजल्ट्स था उसको मैंने अगर हटा दिया, सो ये भी क्या हो जाएगा, एक आपके अंदर अच्छे बिहेवियर को ला रहा है। सपोज आप कुछ पॉजिटिव बिहेवियर कर रहे हो, बट आपका कुछ जो रिजल्ट्स आने वाला था उसमें कुछ नेगेटिव्स आ सकते हैं, मैंने क्या किया, उस नेगेटिव चीज़ों को पहले ही हटा दिया, तो आप जितना कर रहे थे और भी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। तो ये हो गया पॉइंट। पनिशमेंट क्या है ना, नेगेटिव बिहेवियर फॉलोड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। जितना आप नेगेटिव बिहेवियर के तरफ अट्रैक्ट होंगे उतना ही उसका रिजल्ट भी नेगेटिव ही होगा। मैनेजर डिमोट्स दी एम्प्लॉयज, मतलब ऑलवेज नीचा दिखाना, कहीं पे वो काम कर रहा है उसको और काम देना, प्रेशराइज करना, उसको सबके सामने बदतमीजी करना, ये सारा जो चीज़ हो गया ये पनिशमेंट है। मतलब मैं जितना भी नेगेटिव थोड़ा बहुत था और ज़्यादा मुझको नेगेटिव किया जा रहा है, तो ये पनिशमेंट में आ जाता है।
एक्सटेंशन क्या है ना, नेगेटिव बिहेवियर फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। देखो, आप अगर नेगेटिव बिहेवियर करते हो एंड उसका रिजल्ट आपको पता है कि इसका रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा ना, इसका रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस आएगा, ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर बहुत ज़्यादा ही टाइम टेकन है कि नहीं अटेंड कर सकते, उसको मुझे क्या करना है, एक्सटिंक्ट कर देना है। सपोज आप बोलोगे मैम इतना सारा पढ़ाई करें क्या, ये चीज़ों को आपके माइंड से मैं हटा दूंगी, क्योंकि आपने एक टाइम के लिए अपना फ्यूचर के नहीं सोचा एंड नेगेटिव ले लिया कि इतना पढ़ना है, बट इतना पढ़ाई फ्यूचर में भी काम आएगा। तो इतना पढ़ाई को आगे लेने के लिए हमें आपके माइंड से ये हटाना पड़ेगा कि इतना पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई पढ़ाई होता है, आपको सिर्फ लेना है, नॉलेज लेना है। तो ये चीज़ को हटाया मैंने, जो वो क्या है, जो चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए इग्नोर करेंगे। तो ये एक्सटेंशन है, नेगेटिव बिहेवियर को मैंने ट्राई किया कि चेंज करने के लिए। ठीक है, एक्सटेंशन जो नहीं चाहिए उसको एक्सटिंक्ट किया जाता है। एंड इसके बाद हम चलेंगे लिमिटेशंस एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में। देखो यहाँ पे है क्या है, देखो पहले लिमिटेशंस पे जाते हैं ना, ये कॉम्प्लीटली क्या करता है ना, नेग्लेक्ट करता है किसको ना, स्ट्रक्चरल एंड हेरिडिटरी फैक्टर को और हेरिडिटी फैक्टर को। देखो ये क्या किया ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जो डिजायरेबल थिंग्स हैं उसको लेना है, उस रेस्पॉन्स को आपके अंदर और भी ज़्यादा पॉजिटिवली बढ़ाना है, इसीलिए रीइंफोर्सिंग स्टिमुली बाद में आएगा। तो रेस्पॉन्स पहले है, रीइंफोर्सिंग स्टिमुली बाद में। बट हमारे पास कुछ तो कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे पास कैसे आते हैं ना, अपने पेरेंट्स से आते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो उसको इसने नेग्लेक्ट ही कर दिया, पीएफ स्किनर ने इस पॉइंट को नेग्लेक्ट किया। नेक्स्ट, फेल्स टू अकाउंट स्पॉन्टेनिटी, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। मतलब देखो यहाँ पे कोई भी पॉइंट पर मैंने आपको नहीं बोला कि ये जो जिस टाइप का बिहेवियर है यहाँ पे हम क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाएंगे, क्यूरियोसिटी को आगे बढ़ाएंगे, या स्पॉन्टेनिटी जो फिक्स रहता है या बार बार हम करते रहते हैं, निरंतर हम लगे रहते हैं, उसको आगे बढ़ाएगा, ये कुछ भी नहीं करता, फेल है। नेग्लेक्ट डेप्थ ऑफ माइंड, माइंड भी कुछ सोचता है ना, एवरी टाइम हम चेंज होते हैं, एवरी टाइम कुछ ना कुछ हम बदलाव लाते हैं खुद में। तो ये जो आपका माइंड है इसी की वजह से होता है, उस चीज़ को भी इसने अवॉइड कर दिया। नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है, बस आपको डिजायरेबल चेंजेस लाना है बच्चों। फिर क्या आया ना, यहाँ पे आया ना, ये ट्रीटेड, ये टी है, हाँ, ट्रीटेड ऑर्गेनिजम्स लाइक मशीन। यहाँ पे बच्चों को हम मशीन जैसा या फिर ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उनको हम मशीन जैसा ट्रीट कर रहे हैं। फिर क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पे चलते हैं। ठीक है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देख लो ना, ये क्या कर रहा है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर और डिजायर्ड बिहेवियर। बच्चों में जो बिहेवियर को आप फिक्स रखना चाहते हो या डिजायर जो चाहते हो, वांट है आपका कि आप बच्चों के अंदर ये होना चाहिए, तो ये हम फिक्स करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, हम पर्सनालिटी को बढ़ा रहे हैं। मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट कर रहे हैं। रीइंफोर्स स्टूडेंट्स पीरियडिकली, बच्चों को हम रीइंफोर्स करेंगे, कुछ कुछ टाइम के डिफरेंस में, इंटरवल में हम लोग बच्चों को रीइंफोर्स करेंगे, सो दैट एक्सटिंक्शन ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर इज रिड्यूस्ड। देखो कभी कभी क्या होता है ना, हमें तो रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा है, तो ये बिहेवियर आई थिंक पॉजिटिव नहीं है, उसे हम नेगेटिव में काउंट कर लेते हैं, अच्छे बिहेवियर को भी, एंड उसको अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं, एंड जो कि धीरे धीरे आपसे आपके अंदर से वो गायब हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, रीइंफोर्समेंट। अगर कोई काम के लिए रीइंफोर्समेंट कर दिया जाए तो बच्चों के अंदर वो बिहेवियर फिक्स्ड हो जाते हैं धीरे धीरे, इसलिए हम एक्सटिंक्शन पॉइंट को अवॉइड करना चाहते हैं एंड रीइंफोर्स करना चाहते हैं। लास्ट पॉइंट, लर्निंग एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क। जितना भी एक्टिविटीज हम बच्चों के थ्रू करवाना चाहते हैं उसमें जो भी टास्क हो उसको थोड़ा थोड़ा करके करें, छोटे छोटे पार्ट्स में। लर्निंग एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क, छोटे छोटे पार्ट करके करें। ठीक है, क्या हम इतना क्लियर है, होगा ये स्किनर का एक्सपेरिमेंट? ओके, चलो अभी बोलोगे कि मैम दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम है, एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में चूहे ने क्या बोला, देखो, इट्स टाइम फॉर फूड, आई शुड प्रेस द लीवर। मुझे खाना खाना है इसलिए मैं लीवर को प्रेस करूंगा। ठीक है, मुझे कौन सा बिहेवियर चाहिए ना, मुझे बिहेवियर ये है कि लीवर को प्रेस करना है, लीवर को प्रेस करना है। तो क्यों प्रेस करना है, क्योंकि मुझे खाना खाना है। तो ये इसका थॉट है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग में पेवलोव का जो डॉग था उन्होंने क्या बोला, देयर गोज द बेल, इट्स टाइम फॉर फूड। जब बेल बजेगा तभी खाना मिलेगा, तभी खाना मिलेगा। दोनों में डिफरेंस है, एक में डिजायरेबल चेंजेस चाहिए और एक में हम चेक कर रहे हैं कि बेल के साथ एसोसिएट किया गया है कुछ कैरेक्टर्स को। तो अभी देखो क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग में डिफरेंस, कुछ कुछ टाइम में ये भी क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो इसको हम अच्छे से करेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या बोलता है ना, देयर इज अ पेयरिंग ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलस एंड कंडीशन स्टिमुलस। दो स्टिमुलस वहाँ पे थे, आपको याद करना है, एक था कंडीशन स्टिमुलस, दूसरा था अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस मतलब नेचुरल स्टिमुलस, जो कि हमारा नेचुरल स्टिमुलस है खाना, पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में, एंड उसके अकॉर्डिंग पेवलोव का जो डॉग था वो क्या करता था, सलाइवेट करता था।
तो अनकंडीशन स्टिमुलस के लिए अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, बट वहाँ पे अनदर स्टिमुलस आके ऐड हो गया जो था बेल रिंगिंग, तो वो कंडीशन स्टिमुलस था, मैंने बाहर से उसको ऐड किया है, तो यहाँ पे दो स्टिमुलस का पेयरिंग अप हुआ, अनकंडीशन प्लस कंडीशन। नेक्स्ट, कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, मतलब ये ना ऑटोमेटिक सिस्टम में होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन कंट्रोल करता है, उसका ही एक पार्ट है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो कि कंट्रोल करता है जो चीज़ें आपके बॉडी में ऑटोमेटिक हो जाते हैं। जैसे भूख लगने पे आपके पेट में गुड़गुड़ होगा, ठीक है, आपको अच्छा खाना, टेस्टी खाना देख लो तो आपके मुंह से पानी आ जाएगा, आपके आंखों के पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट गिर जाए या कीड़ा आ जाए तो आपके आंखें ब्लिंक करेंगे फटाफट से, या फिर आपने किसी हॉट आयरन को टच कर लिया तो आपके हाथ सिकुड़ जाएंगे, या फिर आपके हाथ फटाक से आप हाथ को निकाल के लाओगे, या फिर गाना सुनते ही आपके पैर थिरकना, आप जैसे होता है और भी होता है, बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे किससे कंट्रोल होते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। यहाँ पे 2 लाइन पहले पढ़ लो कि ये था पेयरिंग ऑफ अनकंडीशन एंड कंडीशन स्टिमुलस, बट देयर इज नो पेयरिंग, ये दोनों चीजों को कभी मिक्सअप नहीं करता, एंड स्टिमुलस तो बाद में आता है, यहाँ पे तो रिस्पॉन्स आता है। ये किससे कंट्रोल होता है ना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल होगा, जो ऑर्गेनिजम्स के विद इन है उसी के थ्रू होगा, उसके ब्रेन के थ्रू ही कंट्रोल हो रहा है। ये डिपेंड करता है एसआर बॉन्डेज के ऊपर, मतलब इसका फॉर्मूला है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आएंगे, बट ये बोलता है इज कंसर्न्ड विद सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्सेस, मतलब रिस्पॉन्सेस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारा री मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, एसेंस ऑफ लर्निंग इज स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो हमें एक्चुअल में ऑर्गेनिजम्स को लर्निंग करवाना है उसके लिए स्टिमुलस चाहिए, एंड स्टिमुलस को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देख सकते हैं एक के बाद एक स्टिमुलस डाल के ना किसके साथ ऑर्गेनिज्म एसोसिएट हो सकता है या जुड़ सकता है। यहाँ पे क्या बोला गया, एसेंस ऑफ लर्निंग इज रेस्पॉन्स मॉडिफिकेशन, यहाँ पे लर्निंग का मेन फीचर है कि ये रेस्पॉन्स को चेंज करना चाहता है, डिजायरेबल रेस्पॉन्सेस डालना चाहता है, स्टिमुलस बाद में आएगा बट डिजायरेबल रेस्पॉन्सेस पहले आना चाहिए। ये स्टिमुलस ओरिएंटेड है, ये रेस्पॉन्स ओरिएंटेड है, ठीक है। फिर से देख लो क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग में और कुछ पॉइंट्स। अभी क्या है, इट हेल्प्स इन द लर्निंग ऑफ इलिसिटेड रेस्पॉन्सेस, मतलब रेस्पॉन्डेड बिहेवियर। यहाँ पे क्या आया था ना, ये ऑपरेंट बिहेवियर को लाना चाहता है, ये क्या करना चाहता है ना, रेस्पॉन्डेड बिहेवियर को आगे बढ़ा रहा है, ये ऑपरेंट बिहेवियर को आगे बढ़ा रहा है। ये एस टाइप कंडीशनिंग है, ये आर टाइप कंडीशनिंग है, मतलब ये रिस्पॉन्स टाइप है, ये स्टिमुलस टाइप है। कंडीशन रिस्पॉन्स एंड अनकंडीशन रिस्पॉन्स आर सेम, यहाँ पे कंडीशन रिस्पॉन्स एंड अनकंडीशन रिस्पॉन्स दोनों ही सेम है। यहाँ पे कंडीशन रिस्पॉन्स एंड अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो है दोनों डिफरेंट है। डेफिनेट कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये क्लासिकल कंडीशनिंग में ये तो आप जानते हो स्टिमुलस रिस्पॉन्स बेस्ड है, तो स्टिमुलस एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए पर्टिकुलर रिस्पॉन्स होगा। यहाँ पे बोला गया ना स्टिमुलस यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाता रिस्पॉन्स के साथ, रिस्पॉन्स कैसा होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे, बाद में आएगा स्टिमुली जो भी हो सकता है, खाना है, प्रेजिंग है, या फिर एवर्ड्स देना है, क्या देना है वो बात का बात है, बट कैन नॉट बी कनेक्टेड विद एनी नोन स्टिमुलस, किसी जाने माने स्टिमुलस के साथ ये कनेक्ट नहीं होता। हो गया, इतना पॉइंट्स है, क्या हम क्लियर है इतना? क्या हम क्लियर है इतना? यस और नो? सारे बच्चे क्लियर हो पढ़ा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, बार बार इसको पढ़ा नहीं सकते एंड इस बार रिवीजन हो नहीं सकता, टाइम नहीं होगा, अगर टाइम हुआ तो मैं श्योर शॉर्ट आपको मैराथन क्लासेस दूंगी, एंड मैराथन में हम लोग 4-5 घंटे बैठेंगे, ऑनलाइन ही बैठेंगे, एंड मैं पूरा पढ़ाऊंगी, जैसे कुरुक्षेत्र को लास्ट टाइम किया हो वैसा आपको भी करवा दूंगी, बट इफ टाइम नहीं होता, पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है, हमें दुर्गा पूजा में भी इस बार काम करना पड़ेगा, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा फिक्स करना माइंड को, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा घूमते रहती हूँ मुझे भी आप लोगों के लिए अवॉइड करना पड़ता है कुछ चीज़ों को, तो वैसे आप भी अगर डेडिकेटेडली पढ़ना चाहते हो, सेकंड सेमेस्टर अच्छा आए, किसी का भी कुछ बैक ना लगे, तो माइंड में इतना रखना कि हमारे पास टाइम शॉर्टेज है, इवन पूजा में, गणेश पूजा में, कुछ भी पूजा हो तो आप सुबह घूम लो, शाम तक भी घूम लो, हम 7-8 बजे भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए एग्री हो ना? जैसे गणेश पूजा आ रहा है, रक्षाबंधन आ रही है, तो हम लोग रात को क्लास कर सकते हैं, ये सुन लो, पूरा दिन करो, अब जो करना है करो, अच्छा चलेगा, 1 घंटा होने से भी चलेगा, 1 घंटे में 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, और कुछ नहीं चाहिए, 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, मुझे आपको रिवीजन के लिए भी टाइम छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग पढ़ नहीं पाओगे, तो ये देखो, ये मुझे टेंशन है आपके लिए, तो आप भी सोचो कि कितना टेंशन के साथ, अब एक चीज माइंड में रखो, आपका फर्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस कब स्टार्ट हुए थे? आई थिंक दिसंबर, लास्ट दिसंबर। सो हमारे पास टॉपिक है वाइगोट्स की, ठीक है, वाइगोट्स की, लेव वाइगोट्स की, उनका नाम क्या है, लेव वाइगोट्स।
ऑलवेज मैं आपको एक स्टोरी देती हूँ, क्योंकि हम स्टोरी कभी नहीं भूलते, ठीक है, स्टोरी को कभी नहीं भूलते। मैं भी जब जब पढ़ती थी ना, सो ऐसा है कि हमें इंग्लिश लिखना आता है, दैट इज वेरी ऑफन, कि हमें इंग्लिश लिखना आता है, सब कुछ आता है, बट हमें ट्राई करना है कि कंसेप्ट को लॉन्गर पीरियड तक रिटेंशन करना है। ये तो आपने अभी समझा था कि कैसे हम रिटेंशन करते हैं, हमारा कैसा होता है, दिमाग में रहता है, मेमोरी फॉर गेटिंग में। तो इसलिए जब भी कुछ इतनी थ्योरीज हो, क्योंकि आपको ये डिफिकल्टी भी होने वाला है, मैम इतने थ्योरीज हैं, ऐसे कैसे याद रखें, स्टोरीज ऐसा याद रखो। एवरी डे एक दो थ्योरीज को पढ़ो, सिर्फ रीड करो एंड छोड़ो, बट एवरी डे पढ़ो। देखना 10-12 दिन इसको करने के बाद आपके पूरा किताब का जितने भी थ्योरीज है आपके माइंड में होगा, ठीक है। सो आज का जो थ्योरी है वो है वाइगोट्स्की का थ्योरी। वाइगोट्स्की ये कौन थे? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ठीक है। जस्ट लाइक होता है ना, जो रिसर्च करता है जिसमें, तो उनके नाम के लिए क्या लग जाता है, IST लग जाता है उनके नाम के पीछे, मतलब उनके जो भी बोला गया, जैसे कंस्ट्रक्शन करे तो कंस्ट्रक्टिविस्ट, जैसे हमने बोला रिसर्च करे तो यहाँ पे अगर बायो के ऊपर रिसर्च करे बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, इकोनॉमिस्ट, तो जो भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि IST लग जाता है। तो यहाँ पे अगर थ्योरी आता है तो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, बट अगर नाम में आया सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सो वाइगोट्स्की कौन थे ये देख लो पहले ना। वाइगोट्स्की इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, मतलब इन्होंने पहले बनाया सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को। इससे पहले पियाजे भी उसी पीरियड में थे, एंड पियाजे भी ट्राई कर रहे थे कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को बिल्डअप करें, एंड बहुत कुछ उन्होंने कॉग्निशन के साथ साथ लर्निंग का इंपॉर्टेंस बताया, ठीक है। बट इन्होंने क्या बताया, लर्निंग इज पॉसिबल थ्रू सोसाइटी, लर्निंग इज पॉसिबल थ्रू सोसाइटी। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो थ्योरी है ये आर्ग्यू करता है कि सोशल इंटरेक्शन प्रोसीड्स डेवलपमेंट। अभी समझ आया क्या बोला मैंने? कि बोला कि सोसाइटी में हम रह के, सोसाइटी में रहते हो मतलब सोशल इंटरेक्शन इज क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज हम सब कोई है। अरे अभी सब है मतलब एक जगह सब रहते हो तो बातचीत तो करोगे ना। तो सोशल इंटरेक्शन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि हमारा क्लासरूम कैसा होना चाहिए, मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम, और मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। अभी मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कैसे होगा, क्यों होगा ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट जोन से स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट एरिया से स्टूडेंट्स आजकल पढ़ने आते हैं। तो उन बच्चों के लिए अगर डिफरेंट लैंग्वेज नहीं होंगे एंड हम लैंग्वेज को अगर रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो बच्चों को कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। सो सोशल इंटरेक्शन में हमने लैंग्वेज, कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया एंड सोसाइटी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, एंड इसी थ्योरी का जो बेस है यही तीन चीज है। अभी के लिए ये थ्योरीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीजों को लेकर चल रहा है। So social constructivism theory argues that social interaction precedes development। इन्होंने बोला बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है ये सोशल इंटरेक्शन से ही पॉसिबल होता है। एंड जो आपको बताया था, जैसे कि आप नॉलेज लेते हो कहाँ रखोगे, नॉलेज अपने कॉग्निशन में, मतलब आपका कॉग्निटिव डोमेन यहाँ पे वर्क करेगा। तो कॉग्निशन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन कब तक सोशलाइज्ड होता है, मतलब हम लोगों से बात करेंगे, लर्निंग करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे। क्या हम पढ़ाई करने के लिए सोसाइटी में जा रहे हैं? नहीं, बट पढ़ाई खुद ब खुद होगा, लर्निंग खुद ब खुद होगा। पढ़ाई मतलब सिर्फ किसी किताब से पढ़ा नहीं जाता, एक दूसरे से बात करने से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड थॉट्स, आइडियाज, क्लूज, बहुत कुछ मिलता है, ओपिनियन शेयर होता है, बहुत कुछ मिलता है। इसीलिए इसका एंड प्रोडक्ट क्या है ना, कॉग्निशन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है कॉग्निशन एंड सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर। वाइगोट्स्की की थ्योरी जो है ना, उन्होंने बोला ये कंस्ट्रक्टिविज्म का एक फाउंडेशन है, इट इज अ फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। वाइगोट्स्की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी इज द वर्क ऑफ रशियन साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोट्स्की। मतलब जो वाइगोट्स्की का सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है उसको किसने डिस्कवर किया ना, लेव वाइगोट्स्की ने, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1962। ये 1962 में पब्लिश्ड हुआ, ठीक है। अभी देखो वाइगोट्स्की की थ्योरी में उन्होंने क्या बोला ना, अभी जो पढ़ा था ना, वाइगोट्स्की थ्योरी स्ट्रेस द फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन, एक इंसान दूसरे इंसान से बातें करेंगी एंड उसमें बहुत सारे ओपिनियन, नॉलेज सब कुछ शेयर होगा। तो वाइगोट्स्की थ्योरी स्ट्रेसेस or stress the fundamental role of social interaction and in the development of cognition। आपका दिमाग का विकास के लिए सोशल इंटरेक्शन मस्ट होना चाहिए। देखो जब भी आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हो या फिर व्हेन यू फील वेरी अलोन, यू नीड समवन, you need someone to express your thoughts, express your ideas or express your emotions. It is called interaction, it is called interaction. Somehow you share your thoughts, opinion, and you feel very comfortable with them. So when you feel comfortable, you learn from them some points and they also learn from you.
That's the point. That is the communication and that is the interaction. The proper interaction includes the society. Proper interaction include the society, because in our society varieties of language diversity is there, or varieties of persons are there, and language diversity also included. Language diversity means there are various type of languages. So languages है तो वहाँ पे आपका शेयरिंग तो होगा ही, इंफॉर्मेशन, कल्चर, बहुत कुछ. जस्ट लाइक मुस्लिम का बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, मतलब जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, ईद हो गया, मुहर्रम हो गया, ये सारे. क्रिश्चियन के हो गए, चर्च में जाते हैं वो लोग, तो उनके क्रिसमस रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड फ्राइडे, ये सब. हिंदू के आगे तो हिंदू में बहुत सारे ग्रुप्स बन गए, इसलिए उनके बहुत सारे फेस्टिवल्स हो गए. जैसे बंगाली के दुर्गा पूजा फेमस है, वैसे अगर आप पंजाब में चले जाओ तो उनका भी अलग कुछ आएगा. अगर आप बिहारी में आ जाओ तो उनका छठ पूजा आएगा. तो ये डिफरेंट काइंड्स आ गए. तो सोचो सोसाइटी में ये इतने वेराइटीज के लोग रहते हैं, तो इतने वेराइटीज के रहेंगे तो कितने थॉट्स, कितने कल्चर, कितना कुछ ट्रांसफर होगा. तो यही चीज बताया गया कि सोशल लर्निंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सोशल लर्निंग को ही आप किताबों के थ्रू फॉलो करते हो, किताबों के थ्रू फॉलो करते हो, ठीक है. तो इससे ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट होता है. अभी क्या है, वाइगोट्स्की का जो कंसेप्ट है ये 4 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है. 4 पॉइंट्स है टोटल. कितने पॉइंट्स है? 4 पॉइंट्स है. सोशल इंटरेक्शन फर्स्ट वन. सोशल इंटरेक्शन के लिए लैंग्वेज तो इंपॉर्टेंट है ही. थर्ड वन इज मोर नॉलेजेबल अदर्स. मोर नॉलेजेबल अदर्स, यहाँ पे मेक लिखा गया है गलती से, बट मोर नॉलेजेबल अदर्स होगा. मोर नॉलेजेबल अदर्स, दैट इज MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स. एंड ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको ZPD बोलते हैं, जिसको हम ZPD बोलते हैं. सो सोशल इंटरेक्शन क्या है बताओ? अभी बता दिया, बहुत कुछ बता दिया ना. सोशल इंटरेक्शन प्लेज ए फंडामेंटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. आपका दिमाग का विकास के लिए भी सोशल इंटरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. वाइगोट्स्की फेल्ट सोशल लर्निंग, ठीक है, वाइगोट्स्की फेल्ट कह रहे हैं कि सोशल लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट. मतलब अगर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना, सोशल लर्निंग. ही स्टेट्स, उन्होंने बोला, एवरी फंक्शन इन द चाइल्ड्स कल्चरल डेवलपमेंट appears twice. बच्चों का कल्चरल डेवलपमेंट में कोई भी फंक्शन कर लो वो 2 बार आएगा. फर्स्ट सोशल लेवल पे, सेकंड आएगा इंडिविजुअल लेवल पे. जब सोशल लेवल पे आता है तो हम इंटर साइकोलॉजिकल बोलते हैं, मतलब बहुत सारे पर्सन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आपका दिमागी विकास बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ने से ही बढ़ेगा. और एक बोला गया इंडिविजुअल लेवल में, सो ये इंट्रा साइकोलॉजिकल है. इंट्रा साइकोलॉजिकल है. इंट्रा मतलब हुई दिन, तो हमारा साइकोलॉजी हम उसी से ही सीख रहे हैं. कहाँ से ना, सोसाइटी से. जब सीख लिया उसके बाद जब सोच रहे हो तो उससे आपका इंडिविजुअल लर्निंग होगा और आपका कैपेसिटी बिल्डअप होगा. तो ये सोसाइटी के लेवल में हो गया एंड आपका इंडिविजुअल लेवल में हो गया. मोर नॉलेजेबल अदर्स में यहाँ पे मोर लिखना, ठीक है, MORE. अगर भूल जाओ तो थोड़ा वीडियो देखना, प्रॉपरली याद करना, ठीक है, प्रॉपरली याद करना, उसके बाद लिखना. ये मेक नहीं होगा, मोर होगा. पहले कुछ बुक्स में ऐसा मेंशन हो जाता था गलती से, तो वहाँ पे मैंने लिख दिया था, बट वहाँ पे मैंने मोर लिखा हुआ है, बट फिर भी ये मेक जैसा ही दिख रहा है. फिर भी आप इसको करेक्शन करेंगे. मोर नॉलेजेबल अदर्स. मोर नॉलेजेबल अदर्स क्या होता है? समहाउ जब आप टीचर बन जाओगे तो बनने के बाद आप बच्चों को क्या दोगे? नॉलेज दोगे. सो दैट इज कॉल्ड मोर नॉलेजेबल अदर. आप अपने ज़्यादा जो नॉलेज है उसको आप बच्चों को दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड मोर नॉलेजेबल अदर्स. सो MKO रेफर्स टू एनीवन जिसके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग है और जिसके पास हायर एबिलिटी है, मतलब वो लर्निंग कर सकता है विथ रेस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर टास्क और प्रोसेस और कंसेप्ट. ठीक है, सपोज मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है, मैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में ज़्यादा हूँ, ऐसी हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं नॉर्मली अभी टीचर हूँ, तो मैं इस नॉलेज को बच्चों को दूंगी जिनके पास ये नॉलेज नहीं है. यही होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स. मतलब इसको एक सेंस में देखो तो मेक नॉलेजेबल अदर्स इज बेटर, बिकॉज आप अपने नॉलेज के थ्रू दूसरों को नॉलेजेबल बना रहे हो. एंड इसी कंसेप्ट को मोर नॉलेजेबल अदर बोला गया है, बट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग माइंड में रखना कि आप नॉलेजेबल पर्सन है, आप दूसरों को जिनके पास नॉलेज नहीं है उसको नॉलेज दे रहे हो. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है ना? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोल सकते हो ये बच्चों का एबिलिटी के ऊपर है. सपोज बच्चे कोई काम कर रहे हैं, ये बच्चों का जोन, सॉरी जोन है, ठीक है, ये स्टूडेंट्स का जोन है, एबिलिटी है. अभी कोई काम बच्चे कर रहे हैं, बट ही और शी कैन नॉट एबल टू डू दिस. सो वो किसका हेल्प लेगा? जिनको आता है, जिनको ये काम आता है. सो विद द हेल्प ऑफ others, with the help of adults or with the help of others, he or she can perform it. वो ये परफॉर्म कर सकता है. इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. आपको कोई काम नहीं आ रहा है, आप बहुत कुछ काम जानते हो बट एक काम आपको नहीं आ रहा है, तो आप किसी और का हेल्प ले रहे हो, उसके सुपरविजन में, उसके गाइडेंस में आपने अगर काम किया, तो दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट.
क्लियर है क्या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है बट आप किसी और के हेल्प से करोगे, आपको वो टास्क कंप्लीट करना है बट आप कर नहीं पा रहे हो, यू आर अनएबल टू डू सो, सो उसको करने के लिए आप किसी और का हेल्प ले रहे हो, किसी एडल्ट का, किसी बड़े का, सो सॉरी, किसी बड़े का आप हेल्प ले रहे हो। अगर हेल्प लेने के बाद आप कर पाते हो, सो दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, समझ आया क्या? ये सुन लो। ओके, अभी देख, हाँ बोलिए, समझ आया कि नहीं आया? कुछ पूछ रहे हो क्या? पूछ रहे हो तो बताओ, मैं बोल दूंगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अभी बोलो, बहुत सारे हो गए। मैंने एक वर्ड यहाँ पे ऐड नहीं किया है, आपके बुक में ऐड भी हो सकता है, आपके बुक में कुछ आधा आधा नहीं है तो इसलिए बोलो, एक वर्ड आता है स्कार्फोल्डिंग। स्कार्फोल्डिंग, क्या वर्ड है स्कार्फोल्डिंग? ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बाद ही आता है, SCAFFOLDING, स्कार्फोल्डिंग। स्कार्फोल्डिंग होता क्या है? मतलब ये वर्ड से तो आप सोच रहे हो फोल्डिंग है, अच्छा, तो ये क्या है? स्कार्फोल्डिंग में क्या होता है ना, हम कोई भी काम करते हैं तो उसको पहले हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, अगर कॉम्प्लेक्स काम आ गया उसको आप डिवाइड करोगे, बट उसको करने के लिए अगर आपको मेरा हेल्प चाहिए तो वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया। अगर मैं अपनी तरफ से आपको हेल्प कर दे रही हूँ, आपको हेल्प नहीं चाहिए, आपको बस थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, तो दैट इज कॉल्ड स्कार्फोल्डिंग। आप मेरा हेल्प नीड करते हैं, दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपके तरफ से। अगर मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड स्कार्फोल्डिंग। ठीक है, स्कार्फोल्ड। अब देखो, लैंग्वेज इज अ पावरफुल टूल बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरेक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल इंटरेक्शन करने के लिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, लैंग्वेज में टाइप्स है, मतलब स्पीचेस के टाइप्स हैं। स्पीच कितने टाइप का हो सकता है ना, इनर स्पीच है, प्राइवेट स्पीच है, सोशल स्पीच। सोशल स्पीच क्या है? जब हम सोसाइटी में रह के सबसे बात करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सोशल स्पीच, इंटरेक्ट विद द सोसाइटी, सोसाइटल पर्सन्स। प्राइवेट स्पीच क्या है ना, जब हम अपने फैमिली मेंबर्स से बात करते हैं, या फिर सोशल स्पीच के वजह से कुछ बातें आती हैं एंड फैमिली से बात करते हैं, ब्लड रिलेशन जिनके साथ है या फिर कोई कनेक्शन जिनके साथ है उनसे बात करते हो, तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट स्पीच। इनर स्पीच क्या है? जब खुद से बात करते हो, खुद से समझ रहे हो, खुद से, सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ आता है, तो ये इनर स्पीच है। अभी देखो, आगे चलते हैं, ये इम्प्लीकेशंस है। ठीक है, स्कार्फोल्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है, इतना करने से कंप्लीट हो जाएगा। इम्प्लीकेशंस क्या है? इम्प्लीकेशन मतलब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। Vygotsky's idea present challenging task within the context of collaborative cooperative activities। इतना याद रखना, वाइगोट्स्की चाहते हैं कि जब भी हम सोसाइटी में बात करें या कुछ भी चीज़ों को आगे बढ़ाएं या टास्क को कंप्लीट करें, वी नीड हेल्प ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटीज ज़्यादा होंगी। ठीक है, मिलजुल के काम करना है। वाइगोट्स्की के आइडियाज क्या बोल रहे हैं और ना, वाइगोट्स्की आइडियाज प्रेजेंट हाउ ए टीचर फैसिलिटेट कॉग्निटिव ग्रोथ, कैसे कॉग्निटिव ग्रोथ आगे बढ़ रहा है, लर्निंग कैसे आगे बढ़ेगा कम्युनिटी के थ्रू। ठीक है, वाइगोट्स्कीज आइडियाज प्रेजेंट प्रॉब्लम इन जेडपीटी। समटाइम्स जेडपीटी में प्रॉब्लम भी आता है, जो कि हम जब काम करते हैं एंड हमें पता नहीं रहता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस काम को कंप्लीट करना चाहिए, तो उस टाइम हमें किसी का हेल्प लेना पड़ता है, बट सिलेक्शन ऑफ दैट एडल्ट कि उसको पता होगा सही तरीके से, वो भी एक मुश्किल काम है, यही प्रॉब्लम है। हिज आइडियाज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑथेंटिक एक्टिविटीज, कुछ ऑथेंटिक अच्छे एक्टिविटीज के लिए ही इसके आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी देते हैं। हिज आइडियाज हाइज द रोल ऑफ प्ले इन लर्निंग, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करता है कि प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ काम करना, एक्टिंग करना, प्ले करना, इस सोसाइटी में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इंटरेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बोलूँ कि ये सबके थ्रू मुझे गोल इंपॉर्टेंट है, गोल को कंप्लीट करना, सो टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टेक्नोलॉजी नाउअडेज इज encountered in our schools and colleges, just like telecommunication, email, internet, networking, writing programs, stimulation, simulation, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब स्काफ होल्डिंग क्या होता है, अभी समझाया था। ठीक है, स्काफ होल्डिंग में क्या होता है ना, टास्क को हम डिवाइड करते हैं सिंपल पार्ट्स में। ठीक है, एंड इसके साथ स्काफ होल्डिंग में क्या होता है, मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, ठीक है, मैं एज अ टीचर, नॉलेजेबल पर्सन, हेल्प यू, हेल्प अगर कर रहा है तो पहले वो क्या करेगा, व्हेन यू नीड समथिंग एंड मैं कोई टास्क दे रही हूँ, ठीक है, आई एम गिविंग ए टास्क एंड द टास्क इज वेरी कॉम्प्लेक्स और हार्ड और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सो दैट आई डिवाइड द टास्क इनटू द सिंपलर फॉर्म, मैंने उसको सिंपलर पार्ट्स में या फॉर्म में डिवाइड कर दिया, एंड आई एम गिविंग यू सच फीडबैक ऑल्सो फॉर योर वर्क। अगर आप अच्छे काम करते हो उसके स्ट्रक्चर्स के बाद, उसके काम के बाद मैं फीडबैक भी दूंगी, स्टेप्स पहले दे दिया, गाइडलाइंस दे दिया, उसको कंप्लीट करो तो फीडबैक भी दूंगी। तो ये चीज़ है कि आपको कोई काम करने के लिए मैं आपको इमिटेट कर रही हूँ, मतलब इमिटेट करो, किसी को देख के सीखो, कुछ करो, आगे बढ़ो, मोटिवेशन देना।
कंक्लूजन दोगे लास्ट। द वर्क ऑफ Vygotsky completed concerning the ZPD and relation of teaching to cognitive development। मतलब इन्होंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेडपीडी, क्योंकि किसी बच्चे को हेल्प चाहिए, वो परफॉर्म करना चाहते हैं बट उसको परफॉर्म करना नहीं आता, तो किसी के हेल्प से वो परफॉर्म कर सकता है एंड इसलिए उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आगे बढ़ सकता है। वेल नोन कंसेप्ट है साइकोलॉजी में एंड इट कुड बी शेयर दैट इन द फाइनल पीरियड ऑफ हिज लाइफ, उनके जो फाइनल पीरियड मतलब लाइफ का एंडिंग पॉइंट पे उन्होंने डेवलप्ड किया एक प्रोफाउंड इंटरेस्ट इन द रिलेशन बिटवीन द टीचिंग एंड मेंटल डेवलपमेंट। मतलब उन्होंने बोला टीचिंग एंड मेंटल डेवलपमेंट ये दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, लर्निंग, टीचिंग, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एंड इसी के ऊपर उन्होंने काम किया एंड थ्योरीज निकाले। सो इतना क्लियर है क्या?